नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करमीर में। आज हम बात करेंगे वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के जो पेपर होता है जनरल कंप्यूटर का, उसके कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर हम चर्चा करेंगे। तो अध्यायवार हम चलेंगे। पहला है कंप्यूटर का परिचय यानी फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। और फंडामेंटल्स को लेकर मैंने ये जो कंप्यूटर के प्रकार है को लेकर मैंने यूट्यूब के चैनल पे पहले से मैंने वीडियो इस अच्छी तरह समझा रखी है। इसमें काफ़ी लेंदी चीज़ें हैं और थोड़ा भाषा भी थोड़ा सा कठिन है, ज़्यादा नहीं है। तो सरल तरीके से मैंने समझा रखा, आप उनको भी देख लेवे। तो कंप्यूटर की परिभाषा भी इसमें आपके दी हुई है। वो जो कंप्यूटर है ये कंप्यूट शब्द से लिया गया है। ये लेटिन भाग के कंप्यूटर अलग है, लेकिन वो कंप्यूट CUMPUTE जिसका अर्थ होता है गणना करना, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। COMPUTE होता है। हालांकि ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम की दृष्टिकोण से, लेकिन एक सामान्य समझ की दृष्टि से अब कंप्यूटर की विशेषताओं को लेकर भी मैंने वीडियो बना रखा है। लेकिन उसमें आपको बता दें कि ये विशेषताएं हैं जो गति की है, जो कंप्यूटर तीव्र गति से कार्य करता है और बिना थके, ये उसकी विशेषता है। और डाटा को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए है। और ये इस तरीके से मैंने काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता रही है। मैं जो मेन पॉइंट्स है वो आपको इसमें बता रहा हूँ। कंप्यूटर के अगर इतिहास की बात करें तो सबसे पहले जो पुराना जो उपकरण था ये अबेक्स का सवाल कई बार आया है। अबेक्स का कार्य था गणना करने के लिए, और ये सबसे पहले चीन में बनाया गया, ये सवाल कई बार आया है। आप इसको एक इम्पोर्टेंस दें। और इसके बाद जो नेपियर जॉन का जो एक कैलकुलेटर है वो भी आया था। इसका भी सवाल आया। पास्कल का जो कैलकुलेटर था इसका भी आया हुआ है, ब्लेज पास्कल। उसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण जो उपकरण है वो द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस यानी कंप्यूटर का जो जनक, जिसे चार्ल्स बाबेज कहते हैं, 1822 में और 1833 में दो उपकरण बनाए थे। 1822 इसमें 23 लिखा हुआ, तो 22-23 में जो उन्होंने जो उपकरण बनाया था उस जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। ये भी सवाल कई कंपटीशन में आ रहा है। और वही जो ये उपकरण है जो डिफरेंस इंजन आधुनिक कंप्यूटर का जो आधार बन, इस कारण इन्हें चार्ल्स बाबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो ये जो सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 1833 था, उसके बाद डिफरेंस इंजन बनाया था, तो उसके संदर्भ में भी सवाल आ जाता है। लेकिन फादर ऑफ जो कंप्यूटर है ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। जो कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ हैं उनको लेकर भी बहुत सारे सवाल आए हैं, तो उनको भी आप देख लेंगे। प्रथम जो पीढ़ी है, अब ये सन तो कम पूछी जाती है, लेकिन ये पूछा जाता है कि प्रथम पीढ़ी में उपकरण क्या होता। तो जो प्रथम जो पीढ़ी थी उसमें जो उपकरण था वो वैक्यूम ट्यूब था। एक ये सवाल कई बार बन जाता है। एक जो इनाइक है ENIC, इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है। तो इसका जो पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है। और एडविक की भी कई बार फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर कहते हैं, ये कई बार पूछी गई। जैसे ये विशेषताएं हैं, इसमें भी थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं कि ये जो कार्य करने की धीमी गति थी, अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता था, और इसमें प्रोग्रामिंग भाषाओं का प्रयोग होता था जो सामान्य आम आदमी नहीं पढ़ सकता। तो जो दूसरी जो भाषा थी, तो वैक्यूम ट्यूब की जगह जो ट्रांजिस्टर आ गए। ये एक पूछा जा सकता कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग सर्वप्रथम किस पीढ़ी में किया गया। तो आप इस बता सकते हैं कि इस द्वितीय पीढ़ी है उसमें। और ये IBM जो कंपनी थी जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मशीन, या 1620 से 14 से इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मशीन। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मशीन। यही पहली कंपनी थी जिन्होंने ये कंप्यूटर सबसे पहले बनाए थे। तो इसमें इस दौरान प्रोग्रामिंग भाषाएं और इनपुट का विकास हो गया था। अब ये आप देख सकते हैं कि जो प्रोग्रामिंग भाषाएं उनका जो विकास हुआ था दूसरी पीढ़ी में हुआ था, लेकिन जो प्रयोग किया गया था वो तीसरी पीढ़ी में किया गया था। अगली जो पीढ़ी आती है तीसरी पीढ़ी, इसमें क्या था कि जो ट्रांजिस्टर था वो ट्रांजिस्टर को IC में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो ये IC की फुल फॉर्म पूछी जाती है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और दूसरा इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें क्या होता है कि कुछ उपकरण होते हैं जैसे सिलिकन वगैरह, ये होते हैं जो कंप्यूटर के पार्ट्स बनते हैं, सिलिकन के बनते हैं। तो ये भी सवाल कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। और IC के कारण एक जो कंप्यूटर का आकार है वो छोटा होता गया। उसमें जो मैंने पहले ही बताया कि इसमें जो लैंग्वेज पुरानी जो लैंग्वेज बेसिक है, बेसिक का जो पूरा नाम है बिगनर्स ऑल पर्पज
सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन, ये भी सवाल में आ जाता है। जैसे एक लैंग्वेज और है फॉर्मूला, जिसका नाम है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, एक कोबोल है जिसका जो काम है वो कॉमर्शियल में किया जाता है। इस तरह की भाषाओं के संदर्भ में भी सवाल आते रहे। अगली चतुर्थ पीढ़ी है, तो उस पीढ़ी में क्या हुआ कि थोड़ा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया, ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है। पाँचवीं पीढ़ी जो अभी वर्तमान में चल रही है, इसमें इसकी ये विशेषता है कि इसमें जो आई है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी आविष्कार किया गया है, और बहुत सारे और भी विशेषता हैं इसमें कम दी हुई है, लेकिन मैं अभी ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मेरे पहले वीडियो को आप देख सकते हो। अगला है कंप्यूटर का वर्गीकरण। जो कंप्यूटर के वर्गीकरण के लिए भी मैंने एक अच्छे वीडियो इस चैनल पे बना रखी है, उसमें आप देख सकते हो। मैं इसमें थोड़ा कम ध्यान दूंगा, और कोई इम्पोर्टेंट वो आपको मैं बता देता हूँ। आज सुपर कंप्यूटर में एक बहुत बता रहा हूँ। सुपर कंप्यूटर जो सबसे पहले जो भारत का जो सुपर कंप्यूटर था, उसका नाम था परम 10,000, जो IIT पुणे ने बनाया। ये कई बार सवाल आया है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को लेकर भी मैंने एक वीडियो बना दी है, वो आप वहाँ से देख सकते हो। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में जो एक CPU कंट्रोल यूनिट की फुल फॉर्म आती है, और वो क्या करता है, जो सारे जो उपकरण है, जो डाटास है, उनको नियंत्रण करने का कार्य करता है। इसमें जो 3 पार्ट्स है, ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ALU में अंक गणितीय कार्य होता है, कंट्रोल यूनिट में जो कार्य वो संपादित है उस पर नियंत्रण होता है, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सारा कार्य वो निर्धारित करता है, मतलब सारे कार्य का संचालन करता है। अब ये पर्सनल कंप्यूटर के जो पार्ट्स है ये इसमें बताए गए हैं। कंप्यूटर की मेमोरी को लेकर सवाल काफ़ी सारे आ रहे हैं। कंप्यूटर की मेमोरी 2 तरह की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के अंदर होती है, और द्वितीयक मेमोरी कंप्यूटर के बाहर होती है। और दूसरा, इसमें जो प्राइमरी मेमोरी इसमें 2 होती है, एक रैम और रोम। रैम और रोम को लेकर कई सवाल आते हैं। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। ये कई परीक्षाओं में ये सवाल पूछे गए, और इस सवाल का सामना आपको भी करना पड़ सकता है। और एक कैश मेमोरी होता है, वो क्या करती है, जो कंप्यूटर की कार्य करने की जो मेमोरी होती है उसको, जैसे ये रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, इसका कई बार परीक्षा में सवाल आया। ये रैम को और भी रोम को आगे और बढ़ा दिया गया है, रीड मतलब प्रोग्रामेबल मेमोरी, ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इस तरह से मैंने पहले भी वीडियो में आपको बता रखा है। ये इस तरह से कुछ सवाल थे, ये सारांश में आप यहाँ से देख सकते हैं। इनपुट और आउटपुट, यहाँ से बहुत सारे सवाल निकल रही है। तो इसमें ये आपको पूछा जाएगा, ये उपकरण इनपुट का है या आउटपुट का है, या इनमें से कौन सा उपकरण आउटपुट का या इनपुट का। इस तरीके से सवाल ज़्यादातर आते रहते हैं। इनपुट में सबसे पहला कीबोर्ड। कीबोर्ड का क्या कार्य है, जो टाइपिंग, जो अक्षर आप टाइप करते हो वो कीबोर्ड का काम है। इसमें बहुत सारी कुंजियाँ होती है, जैसे अल्फ़ाबेट की A से Z, नंबरिकल जो 0 से 9 है, फंक्शन की F1 से F12 तक होती है, और अदर भी की भी होती है, जैसे टूगल की। इस तरीके से ये कंट्रोल वगैरह बटन ये भी होते हैं। और इस तरीके से ये जो कीबोर्ड है, ये इनपुट का इनपुट उपकरण वे है जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर में डाटा या निर्देश हम देते रहते हैं। अगला है माउस। माउस भी इनपुट का उपकरण है जिनके माध्यम से हम डाटा या निर्देश देते रहते हैं। और लाइटिंग पेन है, जैसे हम कुछ लिखते हैं, वो इनपुट का है जिनके माध्यम से हम डाटा या निर्देश देते हैं। ट्रैक बॉल भी है, एक माउस की तरह ही। इसका जो मुख्य है वो गेम वगैरह खेलने में या उसमें लिया जाता है। एक और इसी तरीके का एक जॉयस्टिक का भी काम गेम खेलने में लिया जाता है। तो ज़्यादातर जो वीडियो गेम वगैरह या कंप्यूटर के गेम खेलते हैं उनमें काम है। इसका ट्रैक बॉल का और जॉयस्टिक का बहुत बार सवाल आता रहता है। अगला डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरे से भी हम डाटा और सूचना ग्रहण करते हैं, इनपुट करते हैं। स्कैनर जैसे अपन कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करते हैं, तो वो स्कैनर भी डाटा और निर्देश को संचालित मतलब संग्रह करने का काम करते हैं, मतलब उनसे सूचना कंप्यूटर के अंदर सेव रखी जाती है। और माइक्रोफोन से हम डाटा सूचना कंप्यूटर के माध्यम से रिकॉर्ड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। टच स्क्रीन भी, जैसे आपका मोबाइल हो सकता है, और ये रेलवे स्टेशन पे आप जो आरक्षण वगैरह की जो चार्ट है, ATM है, ये सारे टच स्क्रीन है, इनपुट उपकरण है। अगला बार कोड। आपको भी मॉल वगैरह में जाते हो, उसका बिल बनता है, वो बार
ये बार कोड को देखकर उसके लिए रीड करने के लिए एक बार कोड मशीन होती है। अगला ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, दो चीज़ें, एक OCR OMR। OMR आप जैसे प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं उसकी OMR मार्कशीट होती है, उसको चेक करने के लिए OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। जैसे मान लो आप उसी मूल निवास जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो उसको अटेस्टेड करने के जो गजेस्टेड अधिकारी के जो साइन होते हैं वो OCR के जरिए वहाँ पहचाने जाते हैं, फिर अपलोड होते हैं। ये करेक्टर रीडर या किसी की हैंड राइटिंग को पहचानने के लिए। अगला ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला MICR यानी मैग्नेटिक इंक करेक्टर, इसका जो काम है बैंकों में चेक को पहचानने के लिए काम में लिया जाता है। इसका भी सवाल कई बार आता है, MICR का कहाँ यूज किया जाता है, जैसे यानी बैंक में चेक्स क्लियर करने के लिए किया जाता है। ये तो कुछ थे इनपुट उपकरण के उदाहरण। अब सवाल होता है आउटपुट। आउटपुट का अर्थ होता है परिणाम, यानी ऐसे उपकरण जो हमें परिणाम देते हैं वो आउटपुट उपकरण कहलाते हैं। इनमें सबसे जो मेन है वो है मॉनिटर, यानी जो डिस्प्ले होती है वो मॉनिटर कहलाती है। इसमें जो मॉनिटर दो तरह की होती है, एक होता है CRT यानी कैथोड रे ट्यूब, जो पुराने जो टीवी या जो टीवी जैसा होता है पुराने टीवी, वो है जो बड़ा सा होता है वो है CRT। अब छोटा LED या LCD जो यानी लिक्विड डिस्प्ले क्राइस्टल कहते हैं जिसको, वो LED भी अब आ गए यानी लिक्विड इलेक्ट्रॉनिक डायोड। तो इनके भी सवाल आते रहते हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण उपकरण है प्रिंटर। प्रिंटर क्या करते हैं कि हम उनसे सूचना जो है कागज़ पर प्रिंट करते हैं। इस यहाँ से दो सवाल बनते हैं कि कोई भी सूचना कंप्यूटर में सेव है तो वो कहलाएगी सॉफ्ट कॉपी, वही सूचना हम कागज़ के माध्यम से प्रिंट कर लेंगे तो वो कहलाएगी हार्ड कॉपी। इसको लेकर भी सवाल आता रहता है। अगर दूसरा एक इस प्रिंटर को लेकर एक और सवाल बनता है कि कंप्यूटर की जो प्रिंटिंग जो इकाई है जो उसको कहते हैं DPI यानी डॉट पर इंच। DPI में मापा जाता है, उसकी जो प्रिंट करने की जो छापने की जो इकाई है उसको या उसकी जो क्वालिटी के हम उसको DPI में मापा जाता है, डॉट प्रति इंच। और उसके बाद एक इसमें कंप्यूटर में प्रिंटर में दो तरह के प्रिंटर होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव होता है, जैसे पुराने प्रिंटर्स आप देखें उसमें आवाज़ें करते थे सर सर खट खट करके, इस तरीके से। जैसे आप अभी रेलवे स्टेशन में जाएंगे या जहाँ जो आपके टिकट प्रिंट होता है इस तरह से, तो वो मतलब उसमें क्या होता है जब भी कागज़ प्रिंट होता है उसमें एक हैमर लगा हो यानी हथौड़ा कहते हैं, वो उस कागज़ पर टकराता है उससे अक्सर छप जाते थे, वो कहलाते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट में क्या होता है उसमें प्रिंट हेड वगैरह कोई हेड नहीं होता है और सीधा लेजर किरणों के माध्यम से प्रिंट हो जाते हैं, तो वो होता है नॉन इम्पैक्ट। अब उसमें जैसे आप लेजर प्रिंटिंग, आजकल आप फोटो कॉपी मशीन बड़ी बड़ी सारे लेजर किरण से कोई प्लेट होती है रंगीन लाइट चलती है, स्कैन कर लेते हो सीधा आपके प्रिंट आ जाता है, तो वो होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, अब ये जो आप पिक्चर देख रहे हो डिजिविल, इसमें ये इमेज देख रहे हो चेन प्रिंटर, ये देख। अब इसमें ये पूछ सकता है ये नॉन इम्पैक्ट है इम्पैक्ट का, लेकिन ये थोड़ा गहरा ही वाला है लेकिन इतना जोरदार वाला सवाल नहीं है। ये ज़्यादा सवाल बन सकता है कि लेज़र प्रिंटर किस तरीके का या सबसे तीव्र गति का कौन सा, वो लेज़र प्रिंटर का सवाल कई बार आ सकता है। अब इंक जेट प्रिंटर, इंक मन स्याही, जेट का मतलब आप समझ सकते दवात। ये कौन से प्रिंटर, आप रंगीन प्रिंटर, जैसे आप कहीं जाते हो रंगीन आधार कार्ड आपको प्रिंट करना या फोटो करना, जो घरों में इनके साइड में एक दवात होता है स्याही भरी जाती है, उनसे रंगीन प्रिंट निकाल सकती है। तो और उसके बाद लेज़र प्रिंटर, ये लेज़र प्रिंटर जब फोटो कॉपी वगैरह ऑफिस वगैरह में या दुकानों पे काफ़ी लगे हुए ये लेज़र प्रिंटर होते हैं। अगला फ्लोटर। फ्लोटर क्या होता है, रंगीन कुछ बैनर वगैरह बनाने के लिए या कुछ नक्शे वगैरह बनाने के लिए फ्लोटर का प्रयोग किया जाता है। अब ये ड्रम फ्लोटर या फ्लोटर के अलग अलग प्रकार है, ठीक है। अब ये हो गए उपकरण। अब स्टोरेज, जो संग्रह माध्यम, जैसे संग्रह माध्यम में क्या क्या, फ्लॉपी डिस्क। आप में से फ्लॉपी डिस्क किसी ने शायद ही देखी होगी, हमने यूज़ की है। तो हमारे समय फ्लॉपी डिस्क की, उसके बाद से ये सारे सीडी वीडियो बाद में आई है। पेन ड्राइव भी उसमें बहुत कम प्रचलन था, कम लोगों के पास था। कॉलेज में ये जो आजकल आप सीडी वीडी यूज़ करते हो, आजकल तो सीधा ऑनलाइन व्हाट्सअप कर दो, मेल कर दो या क्लाउड पे भेज दो, लेकिन उस समय ये फ्लॉपी डिस्क हुआ करते थे। ये क्या एक संग्रह माध्यम है। इसकी जो इसमें साइज वाइज तो नहीं पूछ सकता लेकिन इसकी क्षमता पूछ सकता है। इसमें जिक्र नहीं दे रखा है। ये सीडी से ये चोकोर हुआ करती थी और इसमें ये 1.144 MB इसमें हुआ करती थी। अगला हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है, कंप्यूटर के सारे डाटा हार्ड डिस्क के अंदर ही होते हैं। इसके अंदर होती है हार्ड डिस्क 250 GB की, 500 GB की, आजकल 1 TB की कंप्यूटर की आ रही है। और
और उसके बाद मैग्नेटिक टेप, ये भी हार्ड डिस्क की तरह पुराने कंप्यूटर में होता था, उसके अंदर डाटा सेव किए जाते थे। आजकल हार्ड डिस्क है। अभी सीडी, अब सीडी का पूरा नाम पूछा जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का जो पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क है। एक डीवीडी, डीवीडी का पूरा नाम है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। एक आता है वीसीटी, वीसीडी, वीसीडी का पूरा नाम है विजुअल कॉम्पैक्ट डिस्क। ये सवाल कई बार पूछे गए। अब सीडी की जो सीडी होती है वो 700 MB तक होती है, और जो डीवीडी होती है वो 7.4 GB की होती है। और उसके बाद एक बीडी भी आई है, ब्लू रे डिस्क, यानी सीडी का थोड़ा बड़ा रूप, जिसमें लगभग 50 GB तक डाटा आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। ये सबसे पहले सोनी कंपनी ने बनाई थी। अब ये पंच कार्ड क्या है? पंच कार्ड का मतलब आप 7-8 पन्नों को एक पंच करते हो। तो पंच कार्ड की पद्धति है जो सबसे पहली जनगणना अमेरिका में की गई थी, उस समय ये पद्धति पंच कार्ड का विकास हुआ था। और पेपर टेप करके इस तरह से जो उस पंच कार्ड पद्धति ने जनगणना के आंकड़ों को इकट्ठा करने में बहुत बड़ी हेल्प की, वो ये पंच कार्ड हुआ। और उसके बाद अन्य जो स्टोरेज है, ये डीवीडी वगैरह मैंने बता दिया, कॉम्पैक्ट डिस्क मैंने बता दिया आपको। और ये मैग्नेटिक स्टेप्स है, ये मेमोरी कार्ड है, इसे 2 GB से लेकर 8 GB, 16 GB, बहुत सारे GB के आ रहे हैं, 32 GB, 64 GB। अब रैम रोम, इसके बारे में अब फुल फॉर्म मैंने बता दी, रीड ओनली मेमोरी। अब ये मेमोरी हार्ड डिस्क में इसमें आप देख लें वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी का ये होता है जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर की रैम को बढ़ा दी जाती है। वर्चुअल शब्द क्या है? अब ये शब्द आपको समझना पड़ेगा। वर्चुअल का मतलब कहीं भी, कभी भी, कितना भी। कहने का मतलब आपके पास फ़ोन है या कंप्यूटर है, आपके पास नेट है, रेंज है, आप कहीं भी, कभी भी, कितनी भी जानकारियाँ सारी देख सकते हो, यूज कर सकते हो। इसका अर्थ हुआ वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब कहीं भी, कभी भी, ये हो गया। अब एक ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ से आता रहता है, अब मेमोरी बाइट को लेकर आता रहता है। अब ये बहुत बड़ा लेंदी है, लेकिन मैंने पुराने जो वीडियो उसमें बता दिया है कि जैसे केबी क्या होती है, निबल क्या होता है, सारे बता रखे हैं मैंने, तो उससे आप समझ सकते हो। अब इसमें ज़्यादा कोई चीज़ है नहीं। अब एक ये पूछा जाता है कि एक केबी में 1024 MB होती है, और 1024 KB मिलकर 1 MB बनती है, और 1024 MB बन के 1 GB बनती है, और 1024 GB बन के 1 TB बनती है। तो इस तरह से सवाल आते रहते हैं कि, और एक निबल होता है, जो निबल में क्या होता है, जैसे एक बाइट में 4 बिट हो, यानी कि 0 और 1 का जो संचय होता है, वो पिछले वीडियो में जो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। मेमोरी टर्मिनोलॉजी है, ये EEPROM मैंने इससे पहले आपको बता दिए। ये सारे सवाल है, ठीक है। ये सवाल अब इसमें जो पीछे जो है, जो ये इस तरह से जो क्वेश्चन टाइप है, जो 1-1, 2-2 नंबर की आप आराम से समझ सकते हैं, देख सकते। आस्की कोड क्या? आस्की कोड का भी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेटेड ये होता है। ये इसका सवाल कई बार आया हुआ है। और बायोस का भी सवाल कई बार आया हुआ है। अच्छा, एक बूटिंग का मतलब क्या है? जैसे कंप्यूटर को अपने स्टार्ट किया, कंप्यूटर स्टार्ट होने से लेकर प्रोग्राम तैयार होने तक की जो प्रक्रिया होती है, उसको बूटिंग कहा जाता है। ये BPS, बिट्स प्रति सेकंड। ये CD रोम है, ये 2 प्रकार, एक रीड ओनली CD राइटेबल और री राइटेबल। राइटेबल का उसमें एक बार डाटा सेव कर सकते हो, दोबारा। री राइटेबल मतलब पुनर्भरण, दोबारा भी आप उसको पुराने डाटा को हटाकर आप उसमें डाटा सेव कर सकते हो। तो इस तरह ये चीज़ें आप देख सकते हैं। आगे हम चल रहे हैं। अगला है संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत सारी थोड़ा टिपिकल है। अभी आपको मैं ज़्यादा इसमें बता नहीं पाता, क्योंकि ये समझने के लिए काफ़ी चीज़ें चाहिए। तो मेरा यही मकसद रहेगा, कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपको बता दूं। आगे अगले चैप्टर में हम चलते हैं। बूलियन के भी ये सवाल, एंड नोट, शॉर्ट नोट, ये आते रहते हैं। ये भी कुछ मतलब तार्किक गणनात्मक है। आगे चलते हैं। अगला ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण आपको मैं वही बता रहा हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, जिसमें कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उनके बीच की कड़ी है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? वो एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है, जैसे हार्डवेयर
जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से परिणाम हमें दे सके, वो उसको ऑपरेट करने के लिए, जैसे विंडो प्रोग्राम वगैरह होते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है कि कहने को सॉफ्टवेयर या आप ऐप कह दे, वो एक प्रोग्राम ही होते हैं। वो प्रोग्राम किसको कहते हैं? निर्देशों का कोई समूह कहता है। अब ये दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है जो कंप्यूटर की मेमोरी में पहले से लोड होता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है जो अपनी इच्छा से कंप्यूटर के अंदर उस ऐप को डाल सकते, जैसे MS ऑफिस है वगैरह, कोई टेली का काम करता है, कोई फोटोशॉप का काम, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी स्वेच्छा के अनुसार उसमें डालते हैं। जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हो, उसमें आपके अंदर तो पहले से कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं, लेकिन आप अपनी इच्छा से कुछ और से इसमें ऐप्स डालते हो, तो वो जो ऐप्स डालते हो वो है सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य संसाधित प्रबंधन, मेमोरी मैनेजमेंट है, इनपुट आउटपुट का प्रबंधन है, फाइल का प्रबंधन, यही करता है। अब ये इसमें भी ये सवाल जो पूछ सकता है कि इसका कार्य क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम को, एक दो इसमें आप ये आराम से इसको बता सकते हैं। GUI की फुल फॉर्म आई है कई बार, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। यहाँ एक CUI, पुराने समय में क्या होता है कि आपने आपके समय ये इतनी चीज़ें, बहुत सारे बच्चे जो नए हैं उनके सामने ये चीज़ नहीं थी, जैसे MS DOS होता, यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, वो बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन होती, सारा काम कमांड से होता था। आज कमांड कुछ नहीं देनी है, और ये ग्राफिकल यूजर हर चीज़ रंगीन होती है। उस समय स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हुआ करती थी। ये लगभग 2003 से दो पहले की बात है। ये सारे जो रंगीन है 2005 के बाद, जो 2003 का जो वर्जन आया है MS ऑफिस, उसके बाद सारे ये GUI है, लेकिन उससे पहले सारे CUI थे, यानी कि बिल्कुल ब्लैक होती, कमांड के जरिए चलता था। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या विधियाँ? सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, तो उस समय एक समय में एक ही आदमी काम कर सकता है। जैसे मैंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो कमांड्स पर आधारित होता था, और सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग का मतलब एक साथ बहुत सारे कार्य करना। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग सिस्टम ये इस तरह से हुआ करते थे। आगे चलते हैं हम MS DOS के बारे में भी। MS DOS के बारे में अब ये कमांड्स सारी चीज़ें इसमें पूछ सकता है कि कॉपी के लिए क्या होता था, तो इसमें कमांड्स DOS इस तरीके से है। डायरेक्टरी की संरचना का, अब ये चीज़ें जो प्रैक्टिकली चीज़ें हैं, आपको किस तरीके से ये विंडोज़ लिखना है, किस तरह से एग्जिट करने के लिए एग्जिट लिखना है, जैसे डिलीट करने के लिए CA डिलीट लिखना है, फाइल्स की .text, इस तरह से ये कमांड आती थी। प्रिंट करने के लिए C /dir और P, ये प्रिंट करने के लिए, स्विच करने के लिए, इस तरह से कोई कमांड्स हुआ करती थी। अब ये डिलीट कमांड्स, बहुत सारी ये कमांड्स है इसमें। ये अगले पार्ट में हम चलते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो विंडो का जो प्रोग्राम होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब ये माइक्रोसॉफ्ट के विंडो है, माइक्रोसॉफ्ट जो पहले 3 था, 8 आई, विंडो 7 आई, विस्टा आई, अब 10 चल रही है, अब 11 भी आ गया है। तो ये विंडो के जो प्रोग्राम्स है उनके बारे में जो महत्वपूर्ण जो सवाल है, मैं आपको ये सारी, ये शुरुआत में आप 85 का, 2000 का, 2003 का, इससे ये विंडोज़ का प्रोग्राम है ये है। अब ये GUI की अवधारणा, इस तरह का आप डेस्कटॉप आजकल कंप्यूटर्स में देख रहे हैं। अब प्रोसेसर है, अब इंटेल के प्रोसेसर आ रहे हैं। मेमोरी अब जैसे 8 GB इसमें बता रहा है, इतनी हार्ड डिस्क, लेकिन अब तो बहुत सारी ज़्यादा होगी, पुराने टाइम का बता रहा है, लेकिन सिलेबस में पुराना है। लेकिन आजकल हम जैसे कम से कम प्रोसेसर ड्यूल कोर आया, i3 आया, i5 भी अब जनरेशन चल रही है। अब जैसे ये रैम है 8 MB का, तब यहाँ आप 1 GB 2 GB 4 GB तक आ रही है, इससे भी ज़्यादा आ रही है। अब ये सहायक मेमोरी है, जो हार्ड डिस्क है, ये 500 MB की है, अब 500 GB की 1 TB की आ रही है। तो उस तरह की ये चीज़ें हैं। अब ये इस तरह की आइकन है। अभी आइकन क्या होता है? हम जो भी प्रोग्राम बनाते हैं उसका जो एक चिन्ह होता है वो आइकन कहलाता है। और टास्क बार क्या होता है? जो टास्क बार सबसे नीचे ये जो पट्टी होती है, जो टास्क, जो ऊपरी पट्टी, टास्क का मतलब सॉरी टास्क बार नहीं, ये टाइटल बार है। टाइटल से आप समझ सकते, टाइटल कहाँ होता है? सबसे ऊपर होता है, तो वो टाइटल बार होती है। विंडो में सबसे ऊपर होती है, जो टाइटल को दर्शाती है। मेन्यू बार, मेन्यू में जैसे फाइल एडिट व्यू वगैरह ये मेन्यू होते हैं। अब फ़ोन में भी सारे बहुत सारे मेन्यू होते हैं, वो सारे मेन्यू वाली जो पट्टी वो मेन्यू बार कहलाती है।
चेक बॉक्स का मतलब ये इस तरह से ऑप्शन सेलेक्ट करना है, वो चेक बॉक्स। डायलॉग्स बॉक्स हम कोई क्लिक करें डायलॉग्स बॉक्स आता है। और ये जो बटन मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्रॉस बटन ये होते हैं सारे। और ये वर्टिकल स्क्रॉल बार होती है, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। स्क्रॉल का मतलब ऊपर नीचे खींचना, दाएं बाएं। मेन्यू बार होती है, यहाँ से ये मेन्यू खोलते कंप्यूटर की स्टार्ट बटन पे जाती है तो वो सारी चीज़ें वहाँ से ये होती है। एसेसरीज, एसेसरीज का मतलब होता है एक सहायक उपकरण कुछ, जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर के कार्य को, जैसे कि आप कैलकुलेटर ले लो, वर्ड नोट पैड ले लो, वर्ड पैड ले लो, ये पेंटिंग का ले लो, तो ये कुछ सहायक उपकरण है। वहाँ से आप डेस्कटॉप, डेस्कटॉप क्या होता है, जैसे आप कंप्यूटर स्टार्ट होता है उससे पहले जो स्क्रीन खुलती है वो सारी डेस्कटॉप है, सारा कार्य डेस्कटॉप पे होता है। अब माई कंप्यूटर क्या है, माई कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो मेन जो सूचक होता है वहाँ पर सारे जो डाटा है सारे उस मेन माई कंप्यूटर में होते हैं। माई डॉक्यूमेंट में कुछ अपनी फाइलें रखने के लिए रिसाइकल बिन, क्या इसका सवाल आता है कि हम जो भी फाइल डिलीट करते हैं वो सीधा रिसाइकल बिन में चली जाती है। अगर वापस उसको लाना तो उस रिसाइकल बिन को खोलेंगे, उस फाइल पे क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, ऊपर आएगा रिस्टोर, रिस्टोर करेंगे, जो फाइल जहाँ से आपने उड़ाई थी वहाँ चली जाएगी। नेटवर्क है, डिस्प्ले सेटिंग, ये सारी सेटिंग्स वगैरह इसमें यहाँ से आप और बैकग्राउंड क्या होता है, पीछे जो बैकग्राउंड स्क्रीन सेवर क्या होता है, जैसे मान लो आप कंप्यूटर पर काम करें 2 मिनट के लिए, 2 मिनट बाद आप बाहर चले गए, पीछे स्क्रीन में आप क्या काम कर रहे हो तो उसको रोकने के लिए या कोई देखे नहीं तो स्क्रीन सेवर लगा दो, तो स्क्रीन सेवर चलता रहेगा और पीछे क्या आपने काम किया वो दिखेगा नहीं। आप पीछे वापस कोई भी कीबोर्ड का बटन दबाओगे या माउस को हिलाओगे तो स्क्रीन सेवर चला जाएगा। अपीयरेंस का मतलब ये इसमें वो अपीयरेंस की सेटिंग होती है, किस तरह की मतलब साइज होनी चाहिए, कैसा कलर होना चाहिए, वो सारी अपीयरेंस के। डेस्कटॉप की थीम कैसे होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। फाइल्स का मैनेजर, फोल्डर बनाना वगैरह, ये सारी नॉर्मल आप जो मोबाइल में करते हो ठीक वही, कैसे कॉपी करना ये सारा है। कंट्रोल पैनल, यहाँ से सारे प्रोग्राम को कंट्रोल किए जाते हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक कर कंट्रोल पैनल, जैसा यहाँ से हर कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करते यहाँ से आता है, यहाँ से उस प्रोग्राम को डिलीट कर मतलब अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर। प्रिंटिंग की सेटिंग भी यहाँ से होती है। और नया हार्डवेयर भी जोड़ना, मॉडेम जोड़ना, लैंग्वेज बार जोड़ना, दिनांक चेंज करना, मतलब कंप्यूटर में ज़्यादा कोई अलग नहीं है, जो मोबाइल में आप करें वही की वही है, लेकिन ठीक है आप इसमें टच में नहीं है। विंडो के टूल्स है, विनजिप है। विनजिप में क्या होता है कि वो एक जिप फोल्डर बनता है, उससे फाइलें आप रख सकते हैं, मतलब उसको कंप्रेस कर दिया जाता है। विन मैप भी है। MPEG, ये जो गाने सुनने का जो प्लेयर होता है। और ये नॉर्टन एंटीवायरस, जो मतलब वायरस को रोकने के लिए। एंटीवायरस का भी सवाल है। एंटीवायरस क्या होता है, एक वायरस रोधी प्रोग्राम होता है जो अनावश्यक जो भी फाइल्स होती है उनको अनाधिकृत प्रवेश से रोकता है। विंडोज़ हेल्प होती है, विंडो में कैसे क्या करना वो सारी हेल्प है। तो इस तरीके से ये था। उसमें आप जो पीछे सवाल है जो आप एक एक नंबर के जो छोटे छोटे आप इसको देख लें। अगला है MS वर्ड प्रोसेसर। यहाँ से कई सारे सवाल आते हैं, वो मैं इसमें बताऊंगा। पहला तो ये है कि जैसे वर्ड खोलोगे सबसे पहले उस टाइटल बार पे क्या लिखा आएगा, डॉक्यूमेंट 1। ये सवाल कई बार परीक्षा में आया है। और दूसरा इसकी जो शॉर्टकट की है वो मैं आपको बताऊंगा, आप याद करें इसका क्या क्या काम है। एक टाइपिंग का, वर्ड का मतलब वर्ड से संबंधित, जैसे लेटर है और एप्लीकेशंस वगैरह है, टाइपिंग से संबंधित सारा काम है। उसमें चित्र जोड़ना करना, बॉक्स टेक्स्ट को हाईलाइट करना वगैरह। अब शुरू करना, जैसे आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे और वहाँ पे प्रोग्राम्स में जाएंगे, उसमें MS ऑफिस में जाएंगे, फिर वर्ड को स्टार्ट कर देंगे। और ऑफिस अप करना, उसमें विंडो की नाम सबसे ऊपर टाइटल बार होती है, उसमें जो डॉक्यूमेंट 1 लिखा होता है। यदि आप फाइल को सेव करते हो तो Ctrl+S से सेव करने की ये की होती है, तो वो उसका नाम ऊपर टाइटल बार में जो नाम आप देंगे उसके नीचे जो आपकी जो फाइल एडिट व्यू दिख रही है, ये है आपकी फाइल मेन्यू में। उसके बाद ये पूरा प्लेस दिख रहा है, ये इसका जो वर्क एरिया है। टाइटल मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार आपको ये इसमें जो देख रही है, इसमें ये मेन्यू बार के जस्ट नीचे ये है फॉर्मेटिंग टूल बार, जहाँ से आप फॉर्मेट चेंज करते रहते हो। टेक्स्ट एरिया जो बीच का ये क्षेत्र ये कहलाता है। स्क्रॉल बार, साइड की बार की पट्टी है वो कहलाती है। और नया डॉक्यूमेंट अगर बनाना है, अगर नई फाइल बनानी कोई भी, उसमें Ctrl+N आएगा। एक जो पावर पॉइंट में आप जब काम करोगे तो उसकी में नई फाइल बनाने की जो कमांड है या नई फाइल लाने की जो कमांड है Ctrl+M है, बाकी सभी में Ctrl+N है। और किसी फाइल को ओपन करना है, ओपन करने के लिए O है। शॉर्टकट की याद करना बिल्कुल आसान है। न्यू के लिए N, ओपन के लिए O, सेव करने के लिए S। तो ज़्यादातर पहला ही अक्सर कुछ में चेंज है, जैसे कॉपी करने के लिए C, लेकिन पेस्ट करने के लिए Ctrl+V है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हमें याद भी रखनी है और कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक हम समझ जाएंगे।
और इसमें एक मार्जिन होता है। मार्जिन का मतलब क्या होगा, जैसे अपन काम करते हैं, प्रिंट निकालो, पेज के चारों तरफ एक हाशिया छोड़ दिया जाता है, एक थोड़ा सा क्षेत्र खाली, मतलब उस पेज की फॉर्मेटिंग के लिए, उसको मार्जिन कहते हैं। वैसे मार्जिन का अर्थ छूट ही होता है। और टेक्स्ट को मिटाने के लिए क्या करना, उस चीज़ को सेलेक्ट करो और डिलीट दबा दो, वो टेक्स्ट हट जाएगा। अब ये एरो है, इस ये राइट साइड का वाला कर्सर को बाएं ले जाता है, दाएं ले जाता है, ऊपर ले जाता है, नीचे ले, इस तरह सारी ये कर्सर है। ये मतलब आपने अगर RSCIT कोर्स किया है तो आपको अगर सही तरीके से पढ़ा है तो इस पेपर में, इस किताब के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं, मान लो नहीं किया तो थोड़ा बहुत दिक्कत आपको होगी। कट के लिए X है। अब X क्या मतलब, क्या कैंची से काटना, तो कट की कॉपी, सॉरी कट की जो कमांड हो गई वो X हो गई। पेस्ट के लिए पहले आपने उसको कॉपी किया, फिर पेस्ट करोगे, कंट्रोल V हो गई। फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड का मतलब खोजना, तो फाइंड का पहला अक्षर F है तो कंट्रोल F हो गया। रिप्लेस का मतलब पहला अक्षर R है तो हो गया कंट्रोल R। अंडू, अंडू का मतलब ये होता है कि कोई प्रक्रिया को रद्द करना। अंडू का मतलब Z है। और मान लो गलती से वो आपने रद्द कर दी तो वापस लाना है तो कंट्रोल Y। तो इस तरह से ये शॉर्टकट किया है। ये फॉर्मेटिंग है, आपको यहाँ पेज नंबर सेट कर सकते हो आप। इंसर्ट में जाके पेज नंबरिंग के इंसर्ट है, व्यू है, पेज फॉर्मेट है, लेआउट है, वहाँ से आप, अब ये जो इसमें दिखा रहा है ये पुराने MS वर्ड है। जैसे हम जो काम करते हैं अभी, वो नया जो वर्ड है जो MS ऑफिस 10 का है, 12 का, 16 का, उसमें इसमें जो है 2002 के MS ऑफिस के अकॉर्डिंग बताए हुए हैं। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग वगैरह, ये फॉन्ट का अर्थ होता है अक्षरों की स्टाइल्स वगैरह। ये इस तरह से ये नंबरिंग वगैरह है, या ये आ रही है। आगे चलते हैं। अब ये इसमें आप ये भी सवाल आप देख लें। एक्सेल में, एक्सेल का क्या काम है, डाटा वगैरह वो जो सीट बनाने के में काम लिया जाता है। इस स्प्रेड शीट का वर्कबुक और वर्कशीट। वर्कबुक एक सीट ही होती है और वर्कबुक एक होती है, वर्कशीट मतलब उसमें कई सीटें भी होती है। और इसमें ये 256 और ये 256 वर्कशीट और सॉरी कॉलम, और ये पंक्तियाँ। कॉलम और पंक्ति, कॉलम क्या आड़े होते, मतलब खड़े होते हैं, और पंक्ति आड़ी होती है। और जो जहाँ कॉलम और पंक्ति मिलती है उसको रो कहते हैं, यानी उसको रो कहते हैं। रो एंड कॉलम, ये सेल, ये सेल का मतलब जहाँ रो और कॉलम मिलते हैं वो सेल कहते हैं। ये सेल, जो सेल एड्रेस जहाँ पर जो कर्सर रहता है वो। अब ये चीज़ें आपने प्रैक्टिकली की तो ज़्यादा अगर थोड़ा बहुत किया है आपने कोर्स तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा, लेकिन नहीं तो वरना ऊपर से चला जाएगा। इसमें कई सारे सवाल होते हैं, और कोई भी फॉर्मूला लगाने के सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाया जाता है। तो बराबर का चिन्ह लगाओगे तो भी फॉर्मूला काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मर्ज करना, सरेंडर करना। और इसमें कोई एक और सवाल किस तरह का आता है, इसमें आगे आ रहा है तो मैं आपको बताऊंगा कि वो फार्मूला कौन सा सही रहता है, कौन सा गलत रहता है। अब इसमें एक फॉर्मेट इसमें समझ आया होगा। अब जैसे ये इसका मतलब A1 से A1 कोलन E1, यानी A1 से E1 तक की सेलेक्ट हो गई, A1 से A3 तक की सेलेक्ट हो गई, इस तरीके से ये। अब ये फंक्शन PV का अलग अलग फॉर्मूले। सम का मतलब बराबर, तो सबसे पहले बराबर लगाया, फिर सम लगाया, इस तरह का सूत्र इसमें आपके। ये सम का इसमें ये दे रखा है, एक सेकंड, एंड नोट, चार नोट। अब ये पावर पॉइंट में जो इसमें एक फ़र्क ये है कि इसमें नई फाइल लेने के लिए कंट्रोल M का, ये तो आप याद रखें। काफ़ी सारी इसमें चीज़ें हैं, क्योंकि एक बार में कोई चीज़ समझ। अब कंप्यूटर की भाषा में कौन कौन से सवाल आते हैं मैं वो थोड़ा आपको बता रहा हूँ। एक निम्न स्तरीय भाषा, एक उच्च स्तरीय भाषा। तो हाई लेवल, लो लेवल, हाई लेवल के भी सवाल आते हैं और लो लेवल के भी सवाल इसमें आते हैं। जो निम्न स्तरीय भाषाओं को कंप्यूटर आंतरिक संरचना के मतलब जो से निकटता के कारण ये कंप्यूटर की संरचना पर निर्भर रहती है। कंप्यूटर के निर्देश दूसरे कंप्यूटर के निर्देशों से भिन्न होते हैं। अब ये एक मशीनी भाषा होती है, एक असेंबली। मशीनी भाषा को सिर्फ कंप्यूटर समझता है, असेंबली भाषा जो आम आदमी समझता है। उच्च स्तरीय भाषा, अब मशीनी भाषा डिजिटल, जैसे 0 और 1
जो कंप्यूटर के अंदर ही होता है वो सारा, वो ऑपरेशन कोड्स वगैरह, असेंबली भाषा। अभी इसके गुण उच्च स्तरीय भाषा, ये बेसिक है, बेसिक का आप फुल फॉर्म याद कर लें, बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक कोड ये आता है। फॉर्मूला ट्रांसलेशन की जो फुल फॉर्म आती है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन फोर्ट्रॉन भाषा। पास्कल का भी ये निकलस वर्थ द्वारा की गई, इसका भी सवाल आता है, ये इसको आप ध्यान से देखें। कोबोल का कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड बिजनेस है, ये व्यापारिक मतलब बिजनेस में काम आती है। सी लैंग्वेज है, इसकी जो आविष्कार डेनिस रिच्ची ने किया, कई कंपटीशन में ये सवाल आया है। कंप्यूटर के भाषा में क्या क्या ये गुण, अब ये कंपाइलर है वगैरह, ये अब कंपाइलर का क्या काम ये भी आता है, ये इनपुट के रूप में प्रोग्रामिंग भाषा में लेता है और अन्य ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, रूपांतर ये भी कई बार कंपाइलर का भी आता है। इंटरप्रेटर का भी कई बार, इंटरप्रेट क्या का एक ट्रांसलेटर जो उच्च स्तरीय भाषा को प्रोग्रामिंग मशीनी भाषा में, जैसे यानी कि हम जो लिखते हैं उसको कंप्यूटर की जो मशीनी भाषा में बदलता है, और मशीनी जो कंप्यूटर परिणाम हमें देता है वो उसको इंटरप्रेटर हमारी भाषा में ट्रांसफर करके हमें देता है। ये असेंबलर है, जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में, मशीनी भाषा को असेंबली भाषा में बदलने का ये काम करता है। तो ये चीज़ें मैंने बताई, ये सवाल काफ़ी आते रहते हैं, आप इनको तवज्जो दें। आगे, और इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल भी आप आराम से देख लें। अगला इंटरनेट, इंटरनेट से कई सारे सवाल आते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से सवाल। अब ये एक इंटरनेट का पूरा ना नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। अब नेटवर्क का अर्थ क्या है, कई लोग समझते हैं कि टावर, टावर से नहीं, नेटवर्क का अर्थ होता है जुड़ाव, यानी कि एक मान लो टीचर है, उसका कई विद्यार्थियों से जुड़ाव है तो उसका नेटवर्क है। एक डॉक्टर का कई मरीजों से जुड़ाव, वो उसका नेटवर्क है। एक नेता का अपने कई वोटर्स से जुड़ाव है तो वो है नेटवर्क कहलाता है। तो कहने का मतलब जो बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए तो वो एक तरीके का नेटवर्क ऑफ नेटवर्क हो जाता है, उसको मृत भाषा में इंटरनेट कहते हैं। अब ये इंटरनेट किस तरह काम करता है ये आपको ये समझ। अब इसका जो विकास है, सबसे पहले अमेरिकन रक्षा विभाग ने इसका शुरुआत किया था। सबसे जो पहला था ये ARPANET का, कई बार आ रहा, आप ARPANET को याद रखें। और इंटरनेट 2 सितंबर 1969 को प्रारंभ हुआ। और उसके बाद इंटरनेट का आकार, इंटरनेट के टूल्स, इंटरनेट के घटक। हाँ, मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर कई बार पूछा गया। सर्च इंजन क्या, अब ये बहुत बड़ा सवाल है। सर्च इंजन वो है जिसके माध्यम से हम कोई डाटा या इसमें सर्च करते हैं। अब सर्च इंजन कौन से, आप क्रोम यूज करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स यूज करते हैं, एक नेट एस्केप नेविगेटर था वो भी सॉरी ये ब्राउज़र है, सॉरी सर्च इंजन जैसे गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, अल्टाविल्टा सर्च इंजन है। दूसरा ब्राउज़र जैसे क्रोम ब्राउज़र है, जिनके जरिए मतलब जिस प्रोग्राम के जरिए हम खोजते हैं वो होता है ब्राउज़र। तो आप क्रोम ले सकते हो, मोजिला ले सकते हो, ये नेट एस्केप नेविगेटर ले सकते हो, ओपेरा मिनी, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये आपके ब्राउज़र है। जो सर्च इंजन है, जैसे अभी जो गूगल सबसे तेज़ चल रहा है, याहू है, इस तरह के ये जो सर्च इंजन है जो खोजते हैं। कंप्यूटर के घटक मॉडेम है, मॉडेम का भी सवाल कई बार पूछा गया है। ये कंप्यूटर के, अब यहाँ वापस ये टेलीफोन लाइन है, ये ब्रॉडबैंड ISP यानी इंटरनेशनल प्रोवाइडर कंपनी, यानी इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, ISP का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है। केबल कनेक्शन, वायरलेस। अब एक और है वाईफाई का भी पूरा नाम पूछा गया कई बार। वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फिडिलिटी। अब www का भी ये वर्ल्ड वाइड वेब, कई बार इसका जो फुल फॉर्म में पूछी गई है, आप इसको ध्यान रखें। वेब ब्राउज़र, अभी ये वेब ब्राउज़र, अब ये यहाँ से आप अच्छी तरह से देख लें कि ब्राउज़र कौन कौन से है। ब्राउज़र क्या होते हैं, जो इंटरनेट उपभोक्ताओं को कनेक्ट करने के, उस पर रखी सामग्री को देखने सुनने की सुविधा प्रदान करते हैं। यूनिक्स है, जैसे ओपेरा है, मोजिला है, फायरफॉक्स है, ये यूनिक्स के। ये मोजिला है, फायरफॉक्स है, ये तो आपके विंडो में भी चल रहे हैं। अब नेट एस्केप नेविगेटर किसी को पता नहीं, ये हमने यूज़ किया, आप में से बहुत सारे किसी को पता नहीं कि नेट एस्केप नेविगेटर का भी एक ब्राउज़र होता था। आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते हो, क्रोम करते हो, मोजिला या ओपेरा, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं करते हो। तो और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी कम लोग करते हैं। और ये सांबा है, मैकवेब, ये थोड़ा कम आएंगे लेकिन आपको जानकारी। लेकिन नेट एस्केप नेविगेटर का कई बार सवाल आया है और कई लोगों को पता नहीं, इसलिए आता रहता है। और ये वेब ब्राउज़र के प्रकार, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, नेट एस्केप नेविगेटर है,
HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म कई बार आई है। URL की फुल फॉर्म कई बार आई है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। आगे चलते हैं। अब इसमें ये .com वगैरह ये आता है। कॉम का मतलब कॉमर्शियल होता है। .edu अगर मान लो तो उसका मतलब एजुकेशन होता है। इस तरह से इस FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कई बार पूछा गया है। सर्च इंजन का भी मैंने बताया, जिसके माध्यम से ये सर्च इंजन करते हैं। सर्च इंजन कौन से, जैसे याहू है, गूगल है, ये बहुत से सर्च इंजन जाने माने में। अब ये सर्च इंजन कौन कौन से है, लोकोस है, ओलविल्स है, इन्फोसिक्स है। अब ये सर्च इंजन भारतीय सर्च इंजन, अब ये खोज.com ये सारी है, google.com ये सर्च इंजन सारी है। HTTP की भी, URL, FTP, ये बहुत सारे ये सवाल परीक्षा में धूम मचाते हुए आ रहे हैं। आगे चलते ये कौन सा पार्ट है, इंटरनेट कार्य प्रणाली। इसमें इसके बारे में क्या क्या सवाल आते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोटोकॉल का ये TCP/IP का मतलब इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, जो एक प्रोटोकॉल होता है यानी कि इसके एक कोड एंड कंडक्ट होते हैं, आचार संहिता होती है जिसका ये पालन करते हैं। ट्रांसमिशन फाइल प्रोटोकॉल्स भी है। पॉपअप होता है, जैसे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल भी होता है, जैसे कई बार आपके पॉपअप आ जाते हैं। आगे चलते हैं। ईमेल अकाउंट्स बनाना वगैरह, जैसे जीमेल पे बनाते हैं, कोई याहू मेल पे बनाते हैं, कोई रेडिफ मेल पे बनाते हैं, ईमेल बनाई जाती है। संदेश भेजना, प्राप्त करना। इसमें फ्रॉम टू, जैसे साइट्स प्रकार, साइट किस प्रकार की निजी होती है, वेबसाइट्स होती है, जैसे निजी और सरकारी होती है, जो जियो भी होगा। अब ये चैटिंग्स वगैरह, चैटिंग क्या होता है, चैटिंग मतलब इंटरनेट पर एक दूसरे से अक्षरों के माध्यम से वार्तालाप करना, जैसे हाय आप कैसे हो, गए मैं ठीक हूँ आप कैसे, इस तरह से हम जो बातचीत करते हैं वो चैटिंग कहलाती है। चैटिंग का समय कौन से ध्यान रखने चाहिए, ये चीज़ें आगे चलते हैं हम। अगला ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई व्यवसाय मतलब इंटरनेट के माध्यम से चीज़ों का लेन देन या सामग्री का लेन देन करना ई कॉमर्स कहलाता है। सरल से इसकी परिभाषा है। अब इसमें रिटेलर होता है, जैसे मार्केट टू बिजनेस, बाजार टू मार्केट, इस तरह और भी टूल्स होते हैं। इसमें आगे आएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि आपके इसमें है या नहीं है। ई कॉमर्स, ई टेलिंग, ई रिलेशनशिप, जो सारे इलेक्ट्रॉनिक, ई मर्चेंटाइंग, ई पेमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ई सर्विसेज, ई गारमेंट्स, ई इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से गारमेंट्स करना, जैसे कपड़े वगैरह। डेबिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड क्या है। अभी डेबिट कार्ड का काम, अभी एक डेबिट कार्ड होता है, एक क्रेडिट कार्ड होता है। वो क्रेडिट कार्ड वो होता है जिसके मतलब आपको कितना भी आपके एक साख होने चाहिए, उसके पहले से एक बार एडवांस में आपको खाते में रखने पड़ते हैं, वो होता है क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड आपका ATM कार्ड होता है। ई बैंकिंग भी, अब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से आप परिचित ही है। इंटरनेट का भी ये खाता खोलना करना, ये बेड, इस तरह से ये चीज़ें इंटरनेट पर भुगतान सब आप ये सारा जो पेमेंट्स वगैरह ये सारा ऑनलाइन आजकल कर देते हैं। और इसमें कुछ सावधानियां भी है। अब ये कुछ चीज़ें इसमें नॉर्मल है, ये साइबर क्राइम ऐसा है जिसमें ग्राहक को क्रेडिट द्वारा सुविधा तो देता है, लेकिन व्यापारी को कार्ड बिना नंबर दिए ऐसा करने से कार्ड भेजते रहते तो कई बार अपने नंबर भी चले जाते हैं। तो ये स्मार्ट कार्ड्स वगैरह, बैंड विथ, तो बहुत सारे सवालों पर हमने आज चर्चा कर ली है। अब ये आप कुछ चीज़ें कॉमनली आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें, जैसे हमारे जैसे ये बहुत सारे इंटरनेट पर ये भामाशाह योजना या इस तरह योजनाओं से भी संबंध में या नेटवर्क से संबंध में सवाल आते रहते हैं। अब ये सवाल, वायरलेस लैन वैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, MAN यानी मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क की फुल फॉर्म कई बार आई हुई है, आप इसको याद करके रखें। नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या जो संरचना बनाई जाती है, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, यानी एक निश्चित एरिया में, मान लो उदाहरण आप बैंक में गए तो बैंक में क्या होता है कि एक काउंटर आपका पैसे जमा करने का होता है, एक पैसे देने का होता है, एक आपकी शिकायत, इस तरह से बहुत सारे काउंटर होते हैं और उनसे पर एक मैनेजर होता है। कंप्यूटर पर सारे
डाटा का संचालन करता है, तो वो सारे कंप्यूटर एक वायर के माध्यम से जोड़े गए होते हैं, यानी तो उस संरचना को लैन कहते हैं। लोकल एरिया यानी एक निश्चित एरिया में, एक होती है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी विश्व के किसी भी क्षेत्र में, विस्तृत क्षेत्र में सारे कंप्यूटर को या डाटा को जोड़ दिया जाए तो वो एक संरचना वैन कहलाती है, जिसका उदाहरण है इंटरनेट। अभी स्टार है, मैं स्टार के तरीके से कंप्यूटर जोड़ दी तो स्टार टोपोलॉजी हो गया, ट्री की तरीके जोड़ दी तो ट्री टोपोलॉजी हो गया। तो ये नेटवर्क एक तरीका का, ये मैश टोपोलॉजी हो गया। अगला सुरक्षा सिस्टम क्या, वायरस क्या है, ये मतलब जो हमारे फाइलों को अनाधिकृत प्रवेश जो होता है उनसे रोकता है, और कंप्यूटर के जो वायरस है उनको रोकता है। ये इस तरह के ये है। वायरस के गुण क्या है ये तो आप आराम से देख लेंगे। तो काफ़ी सवालों की हमने चर्चा कर दी है, और उसमें आगे कोई सवाल है मैं आपको आराम से बताता रहूँ। और कोई सवाल अगर मेरी नज़र में आया, याद आया, तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो कमेंट बॉक्स है उसमें उसको कमेंट डाल के उसको पिन कर दूंगा मैं, तो आप आराम से वहाँ से देख सकते हैं। कंप्यूटर के अनुप्रयोग में भी कोई सवाल है तो मैं आपको, अब इसका कहाँ शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो ये क्वेश्चंस जनरल्स है। आज हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, टीचिंग में लेकर ये DT पिन डिज़ाइनिंग में, आप बैनर्स वगैरह बनाते हो उसमें DT पिन डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। तो इस तरह से आज हमने काफ़ी सवालों पर चर्चा की है, तो मुझे पूरा विश्वास है इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप इसको अच्छी तरह समझें। आपके एक जो सवाल मैंने जो भी बताए आपके एग्ज़ाम में